तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम चक्रा हीलिंग साइंस में और भी अधिक नॉलेज लेंगे। हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे चक्रों का बहुत महत्व होता है। जैसे हमारे बिहेवियर होते हैं वैसे चक्रा पर इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसे चक्रा बनते जाते हैं वैसे ही हमारे पैटर्न भी फिक्स होते जाते हैं और हमारा बिहेवियर भी वैसा ही होते जाता है। तो आज मूलाधार चक्रा और स्वादिष्टान चक्रा दोनों के ऊपर हमारे साथ नॉलेज शेयर करेंगी डॉक्टर संगीता नेहरा, जो हर ट्यूसडे को अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे पास आके हमें नॉलेज देती है। तो वेलकम 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 संगीता जी, वेलकम। Thank you. Thank you, all dear masters, all dear friends. Thank you, नीता मैम। तो अब हम थोड़ा एंडिंग की तरफ चल रहे हैं वाइटल बॉडी मेडिसिन का। कुछ हमारे चक्रास हो गए हैं और दो सबसे इम्पोर्टेंट जो चक्रास हैं, मूलाधार और स्वादिष्ठान, और अभी सहस्रार अभी बाकी है। तो ये चक्रास अभी हमारे बचे हैं। और मुझे आशा है कि आप सब कुछ न कुछ तो चक्रास के बारे में डेली रूटीन में कोई ना कोई आप प्रैक्टिस करते होंगे। करते हैं नहीं करते हैं? यस यस, बिल्कुल प्रैक्टिकल। बिल्कुल प्रैक्टिकल। हम्म। अवेयर हो गए हैं बहुत अपने बिहेवियर को लेकर कि यहाँ पे मैं चूक गई, यहाँ पर मैं ठीक हूँ। यस। तो वो बार बार याद आने लगता है कि हमारे जो मेन जो हमारा भौतिक शरीर है, उसके पीछे के जो शरीर हैं वो ज्यादा काम करते हैं, बजाय कि भौतिक शरीर तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करता है। जो आपके अंदर है वो रिप्रेजेंट करता है। चलो एक ताजे उदाहरण से शुरू करते हैं। मैं अभी अ, थोड़ा सा लेट हो गई थी आने में, तो एक पेशेंट मेरे पास आया हुआ था इनफर्टिलिटी का। तो आप देखो कि वो जो पेशेंट है उसको 5 ईयर हो गए हैं शादी हुए, और उसको बेबी नहीं है। दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान थे। तो जो उसकी यंगर सिस्टर है वो हमारे यहीं पर एमडी कर रही है। अब ये पहली बार आए मेरे पास। तो अब उनको पता था कि काउंसलिंग करते हैं, चक्रास हीलिंग है, वाइटल बॉडी मेडिसिन का प्रैक्टिस है, तो इस तरह से लोग आते हैं। तो उनको अभी लगभग 1 साल पहले ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ। तो ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हुआ तो मैंने उनसे पूछना शुरू किया। अब आप सब इसको देख सकते हैं उसी तरीके से कि अंदर किस तरह के भाव चलने से इस तरह की बीमारियां, जो डीप रूट लेवल की बीमारियां होती हैं, वो कैसे आती हैं। तो जैसे ही उसकी सिस्टर ने बताया, जो अभी वहां पर एमडी कर रही हैं, तो उसकी सिस्टर ने बताया कि अ, मेरी सिस्टर को ट्यूबरकुलोसिस हुआ और अभी रिसेंटली ही ये ठीक हुई है। मतलब 10-15 दिन पहले टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो अब ये ठीक है। अब हम इसकी इनफर्टिलिटी को ठीक करने के लिए मेडिकेशन करना है। मैं कहा ठीक है। तो जैसे ही ट्यूबरकुलोसिस बोला तो मेरे दिमाग में वही जो एक एनर्जी लेवल पे जो चीजें इकट्ठी होती हैं वो मेरे दिमाग में जाने लगी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप 5 साल में आप कहाँ पर रहते हैं, आपका परिवार कौन कौन सा है, और 5 साल में किस तरह की, जो थोड़ा सा मुझे हिस्ट्री बताइए। तो उसने बताना शुरू किया कि हम एक कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, और मेरे से जो बड़ी है वो जिठानी और जेठ मेरे साथ ही रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, थर्ड टाइम वो प्रेग्नेंट है। और मेरे सास ससुर मेरे साथ हैं, मेरे हस्बैंड उनके साथ आए हुए थे। तो हमने उनको बाहर भेज दिया कि आप बाहर बैठिए, हमने बात करनी है। अब मैं उनसे पूछने लगी कि देखो, ट्यूबरकुलोसिस अगर आया है 1 साल पहले, तो इसका मतलब 1 साल पहले तो वो दिखाई देने लगा फिजिकल बॉडी के ऊपर, समझ रहे हैं। और 1 साल उससे पहले 2 साल पीछे चले जाइए, तो 2 साल और पीछे उसकी दुनिया में, उसकी जिंदगी में, उसकी लाइफ में क्या घटित हुआ होगा कि वो जो लॉ ऑफ कर्मा का जो पोर्टल है वो खुला होगा। और लॉ ऑफ कर्मा का जो पोर्टल खुला होगा तो कहीं ना कहीं
उसके सराउंडिंग में जो उसके फैमिली मेंबर हैं वो उसको ट्रिगर कर रहे होंगे, और ट्रिगर करने के बाद उसके किस बॉडी के किस टिश्यू के ऊपर इफेक्ट होगा। तो मेरे सामने वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने लगी। तो अब वो बताने लगी कि जैसे ही मैं शादी होकर आई, तो शादी होने के 1 साल के बाद लगभग मेरी जो जेठानी है और उसका मेरा संबंध खराब होने लगा। और मेरे को अंदर से जैसे वो होता है ना, कड़वाहट, कड़वाहट और गिल्ट। जैसे कि अब 1-2 साल हो गए, बेबी नहीं हुआ, तो वो गिल्ट आने लगा कि मेरे जेठानी को जो है दो, एक बच्चा है, दूसरा बच्चा भी हो गया। तो इस तरह का उसको गिल्ट आने लगा, और उसके अंदर ये आने लगा कि मेरे को कुछ नहीं देखना है, मैं देखना नहीं चाहती हूँ किसी को भी। तो इस तरीके से उसका जो एनर्जी लेवल था, वो एनर्जी लेवल धीरे धीरे वो एनर्जी के जो पैटर्न्स थे, जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के जो पैटर्न्स होते हैं, वो पैटर्न्स उसके खराब होने लगे। और जैसे जैसे वो खराब होने लगे, वैसे वैसे हम आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि जो हमारी सारी धातुएं होती हैं, सप्त धातु बोलते हैं, तो उसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और ओज। तो ओज जो होता है वो हम पहले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि वो स्किन के ऊपर रहता है, और उसकी आउटर जो लेयर है, आउटर लेयर पे हमारी इम्यूनिटी रहती है। लेकिन उसके पीछे वाली जो दीवार है या पीछे वाली जो लेयर है, उसमें शुक्र धातु रहता है। और शुक्र धातु के पीछे वाली जो, उससे भी पीछे वाली जो दीवार है, उसमें मज्जा धातु रहता है। कहने का मतलब ये है कि वहां पर वो उसकी जो भावनाएं हैं, वो उन धातु पे अटैक कर रही थी, शुक्र धातु पे और मज्जा धातु पे। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसको हम कहते हैं रिवर्स पैथोलॉजी में जाना, कि पहले एक अंदर की जो सबसे सूक्ष्म रूप में जो धातु है, वहां से लेके और धीरे धीरे सारी बॉडी के टिश्यूज के ऊपर उसका इफेक्ट आ जाना, जैसे बोन वीक हो जाना, लूज मोशन लगना, वजन घट जाना, खांसी आना, फेफड़ों में पानी भर जाना, ये सब ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण है। लेकिन ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में उसकी स्टोरी क्या मिली, कि उसकी स्टोरी मिली कि नॉट गुड रिलेशनशिप विद देयर फैमिली मेंबर्स, है ना। तो अब इसमें जैसे शुक्र धातु की बात आ रही है, तो आज हम थोड़ी सी मतलब 2 मिनट 3 मिनट इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी खाना खाते हैं, तो जैसे हम कोई भी खाना खाएंगे तो हम जैसे हमने खाना खाया, तो उसका रस बनता है ना, भोजन का अंत में रस बनेगा, और रस वो जो है रक्त में मिल जाएगा। तो रस, रक्त, रक्त मिल गया। रक्त मिलने के बाद फिर वो हमारी मस्कुलर जो सिस्टम है उसके अंदर वो धीरे धीरे जाएगा। अब आप शुक्र धातु तक आ रहे हैं, तो रस, रक्त, मांस मस्कुलर सिस्टम में जाएगा, उसके बाद वो फैट सिस्टम में जाएगा। बट नॉट इन वन डे, नॉट इन वन आवर, उसको कई हफ्ते लगते हैं वहां तक उस सूक्ष्म स्तर पे जाने के लिए। उसका अपना वर्किंग है। तो वो अपनी वर्किंग करते करते वो सूक्ष्म रूप में जहां जहां जाएगा, रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, फिर अस्थि, फिर मज्जा, और फिर शुक्र। तो जो शुक्र बोला गया है, वो बोला गया है कि जैसे ओवम है, जो स्पर्म्स हैं। अब खाना यहाँ तक आते आते, आपका मनस यहाँ तक आते आते, आपका प्राण यहाँ तक आते आते, उस स्पर्म के अंदर इतनी पोटेंशियल हो गई कि एक स्पर्म और एक ओवम एक नई जिंदगी दे सकता है। समझ रहे हैं आप कि खाने की पावर, आप देखिए कि खाने की पावर हमारे मांस और मेद धातु में इतनी नहीं है। वो तो जस्ट उसको ग्रोथ, ग्रोथ माना गया है, रिपेयर का सिस्टम माना गया है। तो जब हम भोजन से, रस से और शुक्र धातु तक चलते हैं, तो शुक्र धातु का मतलब हो गया कि आपकी जितनी भी सेल्स जो फिर से जन्म ले रही हैं, एक मृत्यु में हो गया, एक जन्म हो गया, तो जो जन्म ले रही है वो शुक्र धातु है। तो शुक्र में ओवम और स्पर्म को मुख्य माना गया है। तो वहां पर एक इतनी पोटेंशियल आ जाना, उस खाने की ताकत, शुक्र से हम अंदाजा लगाते हैं, आयुर्वेदाचार्य है
कि शुक्र के से अंदाजा लगाने के बाद पता लगता है कि आपके पास कितनी शक्ति है। और शुक्र के बाद आता है फिर ओज, और ओज के बाद एक और वर्ड आता है जो तेज। उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं कि पूरी बॉडी के सभी जब टिश्यूज सही ढंग से बनते हैं तो उसको हम तेज बोलते हैं। कि रिफ्लेक्शन ऑन द फेस, चाल में उसके पता लगेगा, अरे क्या वाइब्रेंट लेडी है, हम उसको बोलते हैं। अरे उसके तो चेहरे पे चमक ही इतनी है ना, ऐसे बोलते हैं कि उस लस्चरस जो फेस होता है ना। तो वो जो है वो सारी धातुओं का सार बोला गया है। तो ये जो शुक्र धातु है, तो हम अब उसको रिवर्स में जब जाते हैं तो उसको फिर हमने बताया कि आपके ये जो मेन इश्यूज क्या हैं, कि आपको एक तो गिल्ट है और एक आप कहीं ना कहीं अंदर कुढ़ते हो। तो ये जो कुढ़ना होता है, ये बार बार अंदर से जो कुढ़ना होता है, तो उससे टीबी मानी गई है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। कि आपके मनस में जब आप कुढ़ने का भाव रखते हो तो आपकी वो सूक्ष्म से सूक्ष्म धातु के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरीके से हमने फिर उसको समझाया, पूरा 1 घंटा हमने उसको काउंसलिंग किया और उसको बताया कि तो फिर से आ सकती है। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी चीज है कि वो एक बार भी हो सकती है, 2 बार भी हो सकती है, 10 बार भी हो सकती है लाइफ में, क्योंकि वो आपकी मनस के साथ कनेक्टेड है। जैसे मान लो कि एक बॉडी है, एक दीवार है, एक अंदर से दीवार है और एक बाहर वाला साइड दीवार का है। तो जो बाहर वाला साइड है वो बाहर वाले एरिया, हम उसको माने कि प्राण में शरीर है, फिर हमारा एस्ट्रल बॉडी है, उसके बाहर हमारा मनस है। तो मनस और एस्ट्रल बॉडी उसका ज्यादा कनेक्टेड है आउटसाइडर एरिया पर। यानी कि ओज और शुक्र धातु आपके मनस से ज्यादा अफेक्ट होती हैं बजाय कि अंदर से। समझे आपकी जैसे 7 लेयर्स हैं, तो जो लास्ट वाली लेयर है जो वो शुक्र धातु है और ओज है, तो उसके दूसरी साइड जो साथ में दीवार पे लग रही है वो है आपकी प्राण शरीर और मन शरीर। तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है, इसलिए शुक्र धातु जल्दी डिस्ट्रॉय होता है बजाय कि पेट खराब होने के। तो लूज मोशन बाद में लगेंगे, पहले वो शुक्र धातु के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ये एक जनरल आयुर्वेद की थ्योरी है कि किस तरीके से आप अपना ओज और शुक्र धातु को, अगर आप अपना, आपका भोजन ठीक है, आपका मनस ठीक है, आपकी एस्ट्रल बॉडी ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी सारी जो टिश्यूज हैं वो सही ग्रोथ कर सकते हैं। चलो ये एक एग्जाम्पल, इसकी अब एक विचार जो आ रहे हैं, अब इन विचारों के साथ हम मूलाधार को और स्वादिष्ठान को जोड़ेंगे। तो अब हम छोटा सा पार्ट और समझते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि फिजिकल लेवल पे हम बोलते हैं कि ये नर्व्स होती हैं, हमारी नाड़ी तंत्र है ना, तो नाड़ियां होती हैं। तो हम भौतिक स्तर पे देखते हैं कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस प्लेक्सिस है, जहां पर हमने चक्रास का, जैसे जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, तो उस स्पाइनल कॉर्ड की बिल्कुल सराउंडिंग में जो जो ऑर्गन्स होते हैं वहीं पे हमारे नर्व प्लेक्सिस होते हैं। तो जो नर्वस जो प्लेक्सिस हैं, ये तो हो गया हमारा नर्वस प्लेक्सिस और नाड़ियां, जिसको हम हिंदी में नाड़ियां बोलते हैं। नाड़ियां हो गई जहां पर हमारी वात यानी कि जो वायु है, उसका बहाव माना गया है। वात मतलब कि उसका बहाव। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि नाड़ी से जो परे हमारी जो प्राण वह स्त्रोतस होते हैं, जो प्राण वह स्त्रोतस होते हैं, वो हमारे जो न्यूरॉन्स या नर्व्स होती हैं उसके परे हल्का सा उस वायु के साथ जो संलग्न होता है, वो हमारे प्राणमय स्त्रोतस होते हैं। इसको जैसे हम मेरिडियंस बोलते हैं, हम मेरिडियंस के तौर पे भी आप समझ सकते हो, जो एनर्जी चैनल्स बनने का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रवाह कॉन्टिन्यूअसली बना रहे हमारे शरीर में कि जिससे हमारा प्राण वह शरीर काम करता रहे। मान लो कि कहीं पर अगर प्राणवय शरीर में वो प्राण तो है, प्राण है, लेकिन प्राण का
टनल नहीं है, वो चैनल नहीं है, जिसको हम चक्रास का जो ब्लॉक मानते हैं। मतलब आप ऐसे समझें कि हम कहें कि मूलाधार चक्र ब्लॉक्ड है, या हम कहें मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है, या हम कहें कि अनाहत चक्र ब्लॉक्ड है। तो आप ऐसे समझिए कि एक जो प्रेजेंस ऑफ प्राण तो है वहां पर, लेकिन उसका जो प्रवाह है, जो टनल है, जो वो टनल है वो मिसिंग हो गई। यानी कि वो दिखाई तो दे रहा है, आप उसको थोड़ा सा, क्योंकि सूक्ष्म स्तर पे आपको समझना पड़ेगा कि वाइटल बॉडी तो है, ठीक है, वाइटल बॉडी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाइटल बॉडी के अंदर प्राण भी है, लेकिन प्राण का प्रवाह मिसिंग कर रहा है, प्रवाह मिसिंग हो रहा है। उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक, उसी को हम ब्लॉक बोलते हैं कि प्राण तो पड़ा है, लेकिन एक जो फ्लो है मूलाधार से और ब्रो चक्र तक, आज्ञा चक्र तक, वो प्रवाह नहीं है। इसी को बोलते हैं कि जो मूल है, जो मूलाधार, यानी कि जो बेस है, बेस वो होता है एक जन्म या एक क्रिएशन का स्थान। मूलाधार, क्रिएशन करना, यानी कि किसी भी नई चीज का जन्म होना, फिजिकल लेवल पर नई चीज का जन्म होना। जैसे कि मान लो मैंने आज तक कार नहीं चलाई, और तो कार के प्रति मेरा मूलाधार सोया हुआ है, ठीक है, मैंने कभी आज तक जिंदगी में कार नहीं चलाई, तो कार के प्रति मेरा मूलाधार सोया हुआ है। तो किसी ने मेरे को कहा, या मेरी घर की नीड हो गई कि मुझे कार चलाना सीखना है, तो जब कार चलाना अगर सीखना है तो मेरे मूलाधार में उस कॉन्शियसनेस का या उस कुंडलनी का जागरण होगा कि मुझे वो सीखना है। तो जब मेरे अंदर वो एक डिजायर पैदा होगी उस कार को सीखने की, तो जो पहली क्रिया होगी और दूसरी प्रक्रिया होगी, उस स्वादिष्ठान तक उस चेतना की शक्ति जागेगी। समझ रहे हैं आप कि कोई भी चीज जब हम पहली बार अपने आप की चेतना से जगाते हैं, उसको हम मूलाधार की जागृति बोलते हैं। आप कोशिश करिए इसको अंडरस्टैंड करने की, कि जो मूलाधार चक्र है वो हर किसी चीज की क्रिएशन का, यानी कि जननी है, हर नई चीज को जन्म देने का स्थान है, फिजिकल स्वरूप देने का स्थान है। इसको हम जैसे पृथ्वी तत्व से जोड़ते हैं, पृथ्वी तत्व से जोड़ने का मतलब ये होता है कि वो मैनिफेस्ट हो गया, कि मैंने एक कार चलाने का जो मेरे अंदर इच्छा जागृत हुई, जो चेतना शक्ति जागी, वो चेतना शक्ति जब जाग रही है तो वो मेरा मूलाधार में मेरी कुंडलनी वो जागृत हुई। अब ये जो जागृत हुई तो थोड़ा सा जागी, जैसे मतलब एग्जाम्पल है कि जो जन्म और मृत्यु का जो स्थान है ये मूलाधार है। जन्म और मृत्यु का स्थान भी समझने के लिए, जैसे आपने देखे बारिश में जो कुछ कीड़े आते हैं, है ना, और वो आएंगे, लाइट के पास आएंगे, और उसके बाद कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट में उनका जीवन खत्म हो जाएगा। वो मूलाधार है, मतलब कि वो जागा और फिर बंद हो, ये मूलाधार है। और स्वादिष्ठान क्या है, कि हम बार 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 जो प्रैक्टिस करते हैं, बार बार हमारे जो संस्कार बनते हैं, वो ये स्वादिष्ठान है कि हम बार बार, अब कार चलाना मैं अगर सीख रही हूँ, तो कार चलाना बार बार जब मैं सीख रही हूँ, बार बार सीख रही हूँ, बार बार मैं सीख रही हूँ, तो मेरी जो चेतना है वो थोड़ा सा 4 पेटल से बढ़ के और वो 6 पेटल तक आ गई। मतलब वो जागृति आने लगी, एक्सपीरियंस आने लगा, संस्कार बनने लगे। तो जो ये हठ योग प्रतिपिका है, मैं ये शब्द वहीं से बोल रही हूँ, जो हमारी पतंजलि
का जो पुस्तक है और जो हठ योग प्रतिपिका है, मैं वहीं से ये शब्द लिए हैं मैंने, कि जब हम जन्म किसी भी चीज का देते हैं, जन्म का मतलब ये नहीं कि जो पैदा हो गया वो नहीं, आपकी जो इच्छा जागृत हुई, जो इच्छा जागृत हुई, मान लो, और एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बार मेरे मन में आया था कि मैं अपनी जॉब छोड़ के और मैं आर्ट साइड चली जाऊं, या मैंने लॉ किया, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना जुडिशरी की एग्जाम दे दूं। तो अब जुडिशरी के मैं एग्जाम देने की सोचने लगी, और सोचा भी, और मैंने कुछ समय उसमें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगाया भी, लेकिन मैं फोर्थ फिफ्थ मंथ मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मेरा इतना पीछे का जो आयुर्वेदा का मेरा बैकग्राउंड है, तो मुझे वो नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं मूलाधार चक्र में वो जागृति हुई, मैंने उस थोड़े से एक्सपीरियंस को लिया, और वो मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस, मेरा जो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस था, वो मेरा मूलाधार की चेतना थी। वो मैंने एक्सपीरियंस लेके उसके बाद मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। तो उसके बाद मैं उस ज्ञान को और ज्यादा बढ़ा नहीं पाई, लेकिन ये ज्ञान मेरा मूलाधार से लेके और मेरे आज्ञा चक्र तक, ये अभी मैं बताऊंगी जो नाड़ियां हैं, जो कैसे कैसे कनेक्ट होती हैं और कैसे कैसे मूलाधार से वो डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं हमारे आज्ञा चक्र से। तो ये जो जागृति, इतनी सी भी जो जागृति मेरे अंदर आई, जो मैंने जुडिशरी का कुछ सब्जेक्ट मैंने जो पढ़े, वो आज भी मेरे पास उतनी सी नॉलेज मेरे पास है। तो उतनी सी नॉलेज के लिए मेरी मूलाधार की चेतना भी जिंदा है और मेरी आज्ञा चक्र की चेतना भी जिंदा है। इससे ज्यादा ज्ञान मेरे पास उस जुडिशरी का नहीं है। लेकिन अगर मैं आयुर्वेद का देखूं, तो वो आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो उससे कहीं और विस्तृत है। तो आप ये समझिए कि जो मूलाधार चक्र है वो एक बेसिकली वो क्रिएशन का स्थान है, जागृति का स्थान है। जैसे आपको बताया कि जो कुछ कीड़े हैं जो बारिश में कुछ सेकंड जिंदा रहते हैं, कुछ कीड़े हैं उनके अंदर जो चेतना है, हम कहीं फिजिकल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो चेतना है उसकी बात कर रहे हैं, कि वो कुछ सेकंड के लिए जिंदा है, उसके बाद वो खत्म हो गए। इसी तरीके से फिर कुछ और कीड़े हैं जो कुछ और दिनों तक जिंदा रहते हैं, जैसे मच्छर है, मक्खी है, और इंसेक्ट हैं, वो कुछ दिनों तक जिंदा रहते हैं। तो वो ये सभी एनिमल्स के साथ, सभी ह्यूमन बीइंग के साथ, सभी चक्रास और सभी कुंडलिनी सभी प्लेन के ऊपर रहती है। तो आपको ये पिछली बार बता दिया था कि कुंडलिनी सिर्फ एक प्लेन पे नहीं है, वो सभी प्लेन्स के ऊपर सभी को जिंदा रखने के लिए सभी के एक्सपीरियंसेस को काउंट करती है, वो वाइब्रेशंस काउंट होती है। तो सेम इसी तरीके से हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं मूलाधार चक्र से लेके और गॉड बनने तक, जब तक हम सभी एक्सपीरियंसेस की समझ नहीं रख लेते, तब तक हम छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस भी हम मूलाधार चक्र से और स्वाधिष्ठान चक्र, ये 2 चक्र ऐसे हैं जिसमें हम अपने जन्म और मृत्यु, मोस्ट ऑफ द जन्म और मृत्यु और संस्कार, जो हमारी आदतें हैं, वो इन दोनों चक्रास के अंदर ही सीमित रहती है। इसीलिए बार बार एक्सरसाइज बताई गई है कि आप खड़े हों, काम करें, आप एक्सपीरियंस करें अपने कर्मों को, बार बार अधिक से अधिक करने की क्रिया करें, ताकि आप उस मूलाधार चक्र से और स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर उठ पाए, हम स्वाधिष्ठान से मणिपुर चक्र तक जा पाए। तो ये थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी कि जैसे अभी नीता मैम बात करी थी कि हाँ, थोड़ा थोड़ा हमें अपने उस रूटीन में समझ आने लगा कि थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो हमें वो समझ आएगी कि नहीं नहीं, ये गलत है, हमें और भी अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए। तो ये मूलाधार की जागृति है, और ये लाइफ लॉन्ग चलती है, अनेक जन्मों में हमारी जन्म परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि कुंडलिनी हर एक जन्म परंपरा में अपना रिकॉर्ड रखती है, और रिकॉर्ड रखने के बाद फिर हम बुद्धि कर्म अनुसारणी, तो बुद्धि हमारी धीरे धीरे विकसित होती रहती है, हमारी चेतना विकसित होती है,
और उसके साथ हमारी बुद्धि और हमारी प्रज्ञा, यानी कि जो हमारा विजडम है वो हमारा कनेक्ट होता है, और उतना उतना हमारा आत्मा का विस्तार होता है। तो आज मैंने एक मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं। उसमें जो पहली स्लाइड है, वो पहली स्लाइड ये है कि जैसे आपने देखा होगा कि जो समुद्र मंथन हुआ है ना, तो समुद्र मंथन, ये जो मैं शब्द ले रही हूँ हरीश जौहरी का पुस्तक है, वहां से मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे समुद्र मंथन होता है ऐसे समुद्र मंथन है। तो जो मूलाधार चक्र है और स्वाधिष्ठान चक्र है, ये समुद्र मंथन की तरह है कि ये करें, ये करें, ये करें या ये करें। तो हमारा ज्यादातर जो अनकॉन्शियस माइंड है और जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमारे मूलाधार और स्वाधिष्ठान में रहता है। और सबसे ज्यादा जो डुअलिटी या इल्यूजन्स जो क्रिएट होते हैं, वो हमारे कर्म कर्म के लेवल पे, नॉट ज्ञान के लेवल पे, कि हम ये करें या ना करें। तो वो ज्यादातर हमारे मूलाधार और स्वाधिष्ठान में होते हैं। तो एक बार अगर हमने इग्नोरेंस में कर भी दिया कोई काम, तो सेकंड टाइम हम अवेयर होते हैं कि हमने ये गलती करी है और ये हमें सही करना है। तो मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र सबसे प्यारे चक्र हैं। मतलब मैं तो कहती हूँ कि सबसे अच्छे चक्रास हैं। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन, अगर हम अब आगे जो नाड़ी पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे इनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन हमारे भ्रू चक्र से, बिंदु चक्र से होता है। और बार बार कुंडलिनी ऊपर उठने की कोशिश करती है, और फिर हम जब कुछ प्रयास करते हैं और उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं प्रयास, तो वो फिर से कुंडलिनी सो जाती है। तो कुंडलिनी कोई ये चीज नहीं है कि एक बार जागृत हो गई जिंदा हो गई, नहीं, वो हर चीज के लिए अलग अलग कुंडलिनी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कुंडलिनी है, फोहट है और प्राण है, तीन तरह की जो हमारी सोलर एनर्जीज हैं, वो तीन तरीके से काम करती हैं। तो कुंडलिनी और जो प्राण है वो कॉम्बिनेशन में काम करता है, और जो फोहट है वो कॉस्मिक एनर्जी के तौर पे वो काम करता है। एक्सचेंज भी होता है, फोहट में एक्सचेंज होता है, जैसे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो मैं अब कुछ आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ, उसके माध्यम से थोड़ा सा और हम एलोबरेट करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जो पोर्शन है, ये आपको, अगर आप पिक्चर देखेंगे और बीच में हम उसको स्टॉप भी कर लेंगे। ठीक है, आपको आ गया हाँ, है ना? बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो ये जो बुक है, हरीश जौहरी की बुक है धन्वंतरी, इसमें आप देखें कि ये जो समुद्र मंथन हो रहा है ना, एक तरफ देवता है और एक तरफ दानव है। तो अब आप ये देखिए कि ये हमारी सबकॉन्शियस लेवल पे हमेशा चलता रहता है। अनकॉन्शियस लेवल वो है, अभी हम जागे नहीं। जैसे कि जो मिनरल किंगडम है और प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, इसी तरह हमारी लाइफ में भी कुछ सोए पड़े हैं हम लोग। किसी किसी चीज में हमें ध्यान आता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो उससे पहले की हमारी जिंदगी देखें और उसके बाद की जिंदगी देखें, या कुछ हम जो पुस्तकें पढ़ते हैं उससे पहले की अपनी जिंदगी को देखें और उसके बाद की अगर हम जिंदगी को देखें, तो उन दोनों में अगर हम आपस में कंपेयर करते तो हमें पता लगता है, ओ माय गॉड, हम तो सोए हुए थे, है ना? तो वो जो सोए हुए वर्ड यूज करते हैं, वो हम अनकॉन्शियस या हम मूलाधार चक्र की बात करते हैं। तो ये जो समुद्र मंथन है, ये हमारे अंदर ही, जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उन उस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो हमारी नाड़ियां हैं, वो समुद्र मंथन करती हैं। और अगर हमने उस नाड़ियों का, अगर हमें बैलेंस नहीं आता, तो हम उस जो सुषुम्ना है, जो उसके अंदर वज्रनी है, ये हम इन नाड़ियों को, हम इनके प्रवाह को खो देते हैं। जैसे कि मतलब मैंने बताया कि प्राण तो है, ओके, लेकिन प्राण का प्रवाह नहीं है मूलाधार से सहस्रार तक, या मूलाधार से आज्ञा चक्र तक। वो जो प्रवाह है, वो प्रवाह अगर खत्म होने लगे,
तब हमारे चक्रास ऑटोमेटिकली एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते हैं। इसलिए मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या जो प्राणायाम है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि हम अपने प्राण को प्रवाहित कर सकें मूलाधार से लेके सहस्रार तक। तो इसमें 3 तरह की ग्रंथि बताई है। ग्रंथि को आप सिंपल ऐसे समझिए कि एक नोट है, जैसे कि जो पहली जो ग्रंथि है वो इसको ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। ब्रह्म मतलब कि जगाना, जन्म देना नई नई चीजों को। कॉन्शियसनेस तो कॉन्शियसनेस है, वो चेतना है, लेकिन कुछ चीजों में हमारी चेतना जैसे सोई हुई है। जैसे मैं अभी एग्जाम्पल दिया कि मैं गाड़ी चलाना नहीं जानती, तो उसमें मेरी चेतना सोई हुई है, आप ऐसे समझे। तो उस ये जो ग्रंथि है इसको हम प्रैक्टिकल म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो ये जो ब्रह्म ग्रंथि है, एक इसमें मेरे को एक चीज और याद आई कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे बारिश में कुछ जो वो पंख वाले कीड़े होते हैं, और या तितली को आप देखेंगे या कुछ कीड़ों को देखेंगे, तो ना वो जैसे आप उनको छेड़ेंगे, आप उनके नजदीक जाएंगे, वो ना कहीं कहीं छुप जाते हैं नीचे की तरफ। तो आप मूलाधार चक्र को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जैसे ही कोई कॉकरोच आता है, कोई कीड़ा आता है, तो वो ना हमारे बेड के उस पैर के नीचे छुप जाएगा, कहीं टेबल के पैर के नीचे छुप जाएगा, कुर्सी के नीचे छुप जाएगा। तो फियर जो है ना, वो पहला इंस्टिंक्ट होता है जब हम किसी भी चीज में जागते हैं, जन्म लेते हैं। तो पहला जो इनसिक्योरिटी और फियर और अपने आप को और जैसे और ज्यादा बार बार ट्रायल करना, बार बार प्रैक्टिस करने से हम उन एक्सपीरियंसेस को लेना चाहते हैं। तो पहली जब ये ब्रह्म ग्रंथि खुलती है, तो इसके अंदर जो है हमारी फियर, इनसिक्योरिटी और लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑन ऑफ लाइफ, मतलब कि उसमें हमारी लिमिटेशन है। एक हमारा लाइफ स्पैन लिमिटेड है, हमारी जो ख्वाहिशें लिमिटेड हैं। तो ये हर एक हमारी डिजायर के साथ मूलाधार चक्र अटैच्ड है, और हर एक मूलाधार चक्र के साथ हमारी कुंडलिनी भी कनेक्टेड है। तो ब्रह्म ग्रंथि का मतलब सिंपल इतना समझे कि आप जिस जिस चीज के लिए आप जाग रहे हैं, वहां वहां आपकी वो ब्रह्म ग्रंथि या वो नोट खुल रही है। आप उस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने का मतलब बहुत गहरा है। मतलब वैसे एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस कोई वर्ड नहीं होता, अगर रियल सेंस में देखा जाए। कॉन्शियसनेस अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन कॉन्शियसनेस वो है जहां पे आपका मनस सोया हुआ है और वो कन्वर्जन हो रहा है आपकी कॉन्शियसनेस के साथ। अ, उसको आप जगा के और कॉन्शियसनेस में ही बदल रहे हैं, उसी को हम एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो हम हर वो एक्सपीरियंस लें जो हमने नहीं लिया है, चाहे हम थोड़ा ही लें, लेकिन हमें हर एक्सपीरियंस, जैसे कई बार हम कहते हैं कि अरे हमारा तो ध्यान करना ही जरूरी है, कोई गेस्ट आएंगे तो हमें उनको अटेंड ही नहीं करना। अरे ध्यान करना जरूरी है, हमें क्या करना है बेकार की बातों में इन्वॉल्व होकर। हाँ, बिल्कुल ठीक है बेकार की बातों में इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन अगर आपके पास कोई आया है, आपके घर में कोई आया है, तो आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बिकम ए गॉड या टू टेक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस, उसके लिए तो आपको वो उस एक्सपीरियंस में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वो जो अनकॉन्शियस जो ब्रह्म ग्रंथि है जो सोई हुई है, उसको आपको जगाना ही पड़ेगा, और उसके अनुसार आपको प्रैक्टिकली अपने उस चक्रास के बारे में आपको जानकारी भी लेनी पड़ेगी। आप बच नहीं सकते, आपको हर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा अगर हम एंजल बनना चाहते हैं, या अगर हम गॉड की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम गॉड बने, या हम एंजल बने, या हम अनेक लोकों में विचरण करें, तो आपको हर वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा जो आपको पसंद भी नहीं है, वो भी एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा। और जब ब्रह्म ग्रंथि खुलने लगती है हर एक एक्सपीरियंस की, तब आपकी विष्णु ग्रंथि खुलती है।
आपका हृदय खुलता है, हृदय के कपाट खुलते हैं, सबके लिए खुलते हैं। अगर हम वहां पे हमारी अटैचमेंट्स हैं, अगर हमारा इनइक्वलिटी है, मी और मी नॉट है, तो आपकी वो ब्रह्म ग्रंथि बंद रहेगी और साथ में विष्णु ग्रंथि भी नहीं खुलेगी। सेम इसी तरह रुद्र ग्रंथि है कि आपके पास जब ज्ञान आ जाता है, आपका हृदय चक्र खुल जाता है, ये तीनों ग्रंथियां खुल जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उस रास्ते पे चल पड़ते हैं जहां पर हम ये कहते हैं कि जो एक्सप्रेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग है, हम एक मानवता से महात्मा बनने की जो जर्नी है, भगवत गीता क्या बोलती है कि एक मानव से आप महात्मा बनते हैं और महात्मा से आप परमात्मा बनने की जर्नी है। तो ये तीनों जो ग्रंथियां हैं, ये हमारी एक साधारण आत्मा से परमात्मा बनने की जर्नी है।